कहता है जी नो प्लीडिंग subsequent to written statement of defendant other than by way of defense to set off to be set off to a set off shall be presented except by leave of court। ठीक है कि जी आपने जवाब दावा में तो सेटअप मांग लेना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कोई प्लीडिंग आती है तो उसमें आप सेटअप नहीं मांग सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट आपको अलाउ कर दे फिर आप मांग सकते हैं, फिर आप मांग ले, ठीक है, फिर आप मांग ले। ठीक है सर ये बात दोबारा बताइएगा। मैडम, कहता है कि जी नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू रिटर्न स्टेटमेंट। अब आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई प्लीडिंग आती है, कोई बाद में आप जो अमेंडेड प्लेंट देते हैं, आप पहले दावा जवाब दावा दे देते हैं, बाद में आपको ये जहन में आता है कि जी हमने तो सेटअप क्लेम करना था, फिर कहते हैं कि जी 6-17 की एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमें अमेंड करने की इजाजत दें। तो अमेंड आप जवाब करते भी हैं तो फिर भी आप उसमें सेट ऑफ नहीं मांग सकते, उसमें आप सेट ऑफ नहीं मांग सकते, ठीक है। कहता है नो प्लीडिंग अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ कोर्ट, बाय द लीव ऑफ कोर्ट, ठीक है। कि आप कोर्ट की इजाजत के बगैर जो है बाद में सेट ऑफ नहीं मांग सकते अपॉन सच टर्म्स एज कोर्ट थिंक्स फिट। हाँ, उसके बाद अगर कोर्ट आपको इजाजत भी देती है तो फिर आपसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती है, ठीक है। कोर्ट आप पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब कोई शर्त वगैरह लगा सकती है, कोई कास्ट वगैरह आपको लगा सकती है। बट द कोर्ट में at any time require the written statement or additional written statement, ठीक है। कोर्ट बाद में रिटर्न स्टेटमेंट मांग सकती है या एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट मांग सकती है फ्रॉम एनी पार्टी एंड फिक्स अ टाइम फॉर प्रेजेंटिंग दी सेम, ठीक है। तो बाद में कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट भी मांग सकती है, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट भी मांग सकती है, ठीक है। और उसके लिए वो कोर्ट आपको टाइम देगी कि जी इतनी देर के लिए आप इतनी देर में आपने रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब देना है। सिंपली आपका 9 कहता है कि जी आपका जो पहले अगर रिटर्न स्टेटमेंट में आपने नहीं मांगा तो बाद में आप नहीं मांग सकते, बाद में आप नहीं मांग सकते, बाद में आप सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकते। आगे कहता है 10 कहता है जी आपका प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि जी अगर आपकी कोर्ट आपको आप टाइम पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देते तो कोर्ट आपका राइट स्टक ऑफ कर सकती है और दावा डिसाइड कर सकती है, दावा डिसाइड कर सकती है, ठीक है। कहता है वेयर एनी पार्टी फ्रॉम whom a written statement is so required fail to present the same within time fixed by court। देखें, विद इन टाइम फिक्स्ड बाई कोर्ट, ये क्यों कहता है? आप रिटर्न स्टेटमेंट का तो वो 8(1) में बता दिया है कि जी आपका रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम है 30 दिन, या कोर्ट बाद में 2 एडजमेंट दे सकती है। अब मैडम लुबना सही साहबा भी कह रही थी कि जी प्रैक्टिस तो कुछ और है, प्रैक्टिस में तो ये हमारा साल लग जाता है। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कोर्ट टाइम दे देती है। जहाँ पे पार्टीज प्रेस नहीं कर रही होती, कोर्ट के पास भी फाइलें सैकड़ों होती हैं, वो भी आर्डर लग देते हैं, एडिटर आर्डर लग देते हैं, तो चलते रहते हैं। तो क्या है कि जी वो कोर्ट की तरफ से टाइम मिल रहा होता है। अब कहता है कि जी जब टाइम इतनी टाइम दिया गया, कोर्ट ने जो टाइम दिया उतनी देर तक आपका
रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया, जवाब दावा नहीं आया, तो क्या करेगी, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट उस डिफेंडेंट के खिलाफ कोर्ट जो है जजमेंट पास कर सकती है, जजमेंट पास कर सकती है। और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन ऑफ टू सूट इट थिंग्स फिट, इन रिलेशन टू सूट इट थिंग्स फिट, या कोर्ट वो जजमेंट पास कर सकती है जो कि कोर्ट को मतलब लगता है, मुनासिब लगता है, वो कोर्ट फैसला कर सकती है। सिंपली या तो कोर्ट डिसाइड कर देगी या फिर वो उसको एक्स पार्टी कर देगी। सपोजली अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक्स पार्टी कर देती है, ठीक है, कि उसको राइट स्टक ऑफ करके कोर्ट आगे मतलब एविडेंस पे रख देती है, प्लेंटिफ की एविडेंस पे, ठीक है। अब एक आपका राइट स्टक ऑफ हो जाए प्लेंटिफ का, सॉरी डिफेंडेंट का, जवाब दावा नहीं दिया, राइट स्टक ऑफ हो गया, तो उसका सिर्फ जवाब का राइट स्टक ऑफ हुआ है, सिर्फ जवाब का। बाद में वो डिफेंडेंट अपनी एविडेंस लेके आ सकता है, ठीक है, बाद में वो एविडेंस लेके आ सकता है। कल को वो एविडेंस नहीं ले आ पाता और उसका एविडेंस का राइट क्लोज हो जाता है, तो सिर्फ एविडेंस का राइट क्लोज होगा, आगे वो दूसरी पार्टी पे क्रॉस कर सकता है डिफेंडेंट, ठीक है। अगर उसका क्रॉस का राइट स्टॉक ऑफ हो जाता है तो देन वो फाइनल आर्गुमेंट्स कर सकता है। तो कोर्ट ये बताते बड़ा कहा गया कि जी एक राइट खत्म होता है, ये नहीं है कि जी अगर जवाब का राइट खत्म हो गया तो उसका बाकी डिफेंस टोटल खत्म हो गया, नहीं, उनका टोटल डिफेंस खत्म नहीं हुआ, उसका सिर्फ राइट जवाब का राइट खत्म हुआ, तो साथ उसका एविडेंस का राइट है, एविडेंस दे सकता है डिफेंडेंट, एविडेंस का भी राइट क्लोज हुआ है तो वो क्रॉस कर सकता है, क्रॉस का भी राइट क्लोज हुआ है तो वो एर्गो कर सकता है, ये सारा उसमें बताया गया। आ गया जी एड्रेस ऑफ पार्टी, पीछे हमने पढ़ा था 9 आपका और 9 और आर्डर 7 रूल 9, वहां पे प्लेंटिव का एड्रेस था, यहाँ पे आर्डर 8 रूल 11 डिफेंडेंट का एड्रेस, ठीक है। कहता है एवरी पार्टी 19 7/19 मैडम, 7/19 7/19, ठीक है। सर ये आपने लास्ट में बताया है जो कि अगर राइट स्टक ऑफ हो जाता है तो उसका राइट होता है क्रॉस करने का या आगे बहस करने का, तो ये किस में मतलब बताया गया है, आप बता रहे थे मैडम ये कहाँ पे बताया गया है ये? जजमेंट बताती हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन ओके, बताते हैं, जजेस बताते हैं, केस लॉज बताते हैं, सही हो गया सर। आगे जी, आगे कहता है एवरी पार्टी whether original or added or substituted, ठीक है, एडेड और सब्सटीट्यूट। अब ओरिजिनल के मैडम सभा ने मैडम लुबना पे दावा दायर कर दिया, अब मैडम लुबना क्या है, ओरिजिनल पार्टी है। अब वो कहती है कि जी मैडम लुबना के साथ तो उनकी एक सिस्टर भी है और उसके खिलाफ भी मेरा क्लेम बनता है, तो बाद में 110 के साथ उसको भी पार्टी बना देती है, वो ऐड हो जाती है, ठीक है। या फिर आप देखते हैं कि पार्टी सब्सटीट्यूट कब होती है, मतलब प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना देना, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना देना, ये कब होते हैं, जब आप पढ़ेंगे आपका इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट क्या है कि मैडम सभा के पास एक प्रॉपर्टी आई और उस पे 10 क्लेमेंट आ गई, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी इस पे कोई क्लेम नहीं है, तो आप जिसको देने हैं दे दें। इन्होंने सूट फाइल किया इंटरप्रिटेशन का, तो ये प्लेंटिफ थी, बाद में इनको रिमूव कर दिया जाएगा, किसी एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया जाएगा, तो क्या है वो सब्सटीट्यूशन। अब कहता है कि जी कोई पार्टी ओरिजिनल है या बाद में ऐड हुई है या सब्सटीट्यूट हुई है, ठीक है, who appear in suit or other proceeding shall on or before date on or before
on a before date in summon. Notice or other process served on him. File in code proceeding stating his address. ठीक है, stating his address. अब देखें कि ये मैंने आपको दिया था आपको, मैं दोबारा आपको शेयर करता हूँ। एक आपका वो आपका दूसरा दोबारा करता हूँ, और फर्द पता आपने देखा होगा, ठीक है। फर्द पता आपने फर्द पता आपने देखा होगा कि ये मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें जब प्लेंटिफ अपना मतलब दावा दायर करता है तो वो अपना एड्रेस बताता है, ठीक है, अपना फर्द पता बताता है जहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे उसको समन किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जब डिफेंडेंट का आता है तो डिफेंडेंट ने भी आपका जो है वो देना होता है, डिफेंडेंट भी अपना एड्रेस बताता है। कोर्ट कहती है कि जी आप अपना फर्द पता है, ठीक है। ये किसका है, ये आपका मुदई का है, ठीक है, ये प्लेंटिफ दे रहा है तो प्लेंटिफ का होता है, ठीक है। आपका जब मुद्दाल है मतलब डिफेंडेंट को नोटिस किया जाएगा तो वो उसको भी कहा जाता है कि जी फर्द पता दे। अब डिफेंडेंट का 8/11 में आता है, प्लेंटिफ का 7/19 में आता है। अब ये जो एड्रेस बताया जाएगा इसी एड्रेस पे बाद में उसको समन नोटिस वगैरह सब कुछ इसी एड्रेस पे होगा, ठीक है। सब कुछ समन वगैरह इसी एड्रेस पे होगा। कोर्ट उसको कहती है कि जी पहले आप आके अपना एक एड्रेस बताएं, ठीक है, स्टेटिंग इज एड्रेस फॉर सर्विसेज, कि कल को अगर समन आपको करने हो, जैसे आपका बताते हैं कि समन के पीछे हमने पढ़ा है आर्डर 5 रूल 5/6 था इस तरह ही है। अब वो कहता है कि जी आपका सूट समन आपका इश्यूज फ्रेम करने के लिए होते हैं, समन आपके मतलब अपेयरेंस के लिए होते हैं, उसके बाद समन इश्यूज फ्रेम करने के लिए होते हैं, और फाइनल डिस्पोजल के लिए मतलब बहस अखीर के लिए भी होते हैं। तो बाद में भी इनको नोटिस करने हो तो उनको कहते हैं कि जी आप अपना एड्रेस दें। आगे कहता है सच एड्रेस शैल बी इंटर इन द रजिस्टर ऑफ सूट टू बी मेंटेन इन आर्डर 6 रूल 2, सॉरी आर्डर 4 रूल 2। वो जो आपका आर्डर 4 रूल 2 क्या है, वो आपका रजिस्टर ऑफ सिविल सूट है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ सिविल सूट में ये लिखा जाता है। आगे कहता है रूल आपका 20, 23, 24, 25 आपका 25 ऑफ आर्डर 7 shall apply as far as to address to be filed under this rule। अब आर्डर 7 के 20, 23, 24 क्या है, 20, 23, 24 कोई बता सकता है? आर्डर 7 रूल 20, 22, 20, 22, 23, 20, 23, 24। सर जो 20 है उसमें बताया गया है नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड, मतलब उसमें नेचर क्या होनी चाहिए कि जो वो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की उसके अंदर होना चाहिए। विद इन डिस्ट्रिक्ट का अपना एड्रेस बताएगा, ठीक है। जी जी। और जो 21 है सर वो कॉन्सिक्वेंसेस आई थिंक सो बताता है कि अगर आप फाइल नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कि कोर्ट फिर क्या करती है कि वो आई थिंक रिजेक्ट कर देती है प्लेंट। नहीं, प्लेंट रिजेक्ट नहीं करती, वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो जाती है। तो ये समझा जाता है जैसे उसको एड्रेस मिल गया है। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे 12 में, वो कहता है कि जी अगर वो एड्रेस नहीं बताता या गलत एड्रेस बताता है तो उसको नोटिस जाते हैं, कोर्ट ये समझी जाती है कि जी उसको नोटिस हो गया है, बाद में उसका
अगर नहीं अपेयर होता तो उसका राइट स्टक ऑफ हो जाता है और उस पे उसका कोई डिफेंस नहीं बनता। ठीक है, कोर्ट ये समझती है कि उसको सही एड्रेस पे गए हैं। ठीक है, वो ऑर्डर 20, Okay. 23, 24 की बात ठीक कर रहा है। ठीक है, 20, 23 है आपका सर्विस प्लीटर, वकील साहब को भी नोटिस चले गए तो ये समझा जाएगा कि वो उसको सर्विस हो गई है। आगे चेंज एंड एड्रेस, अगर एड्रेस चेंज करता है तो वो भी कोर्ट में आके बताएगा। ठीक है, 25 वो बताता है कि जी सर्विस बाई अदर मोड्स क्या है कि वो कोर्ट कोई दूसरा मोड से भी उसको सर्विस कर सकते हैं दूसरे मैनर से। ठीक है, तो ये उस पे सर, यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 21। नहीं 21 की जी तो जी नहीं बात हो रही मैडम, 21 नहीं पढ़ा हमने। सर, मैं वैसे कॉन्सिक्वेंसेस बता रही थी ना कि वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि कोर्ट सो मोटो में रिजेक्ट कर सकती है प्लेंट को। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल पिटीशन को। फाइल रिसीवर ऑन डायरेक्ट हिम, उसको कहेगी कि आप अपना एड्रेस दें। इफ ही फेल टू डू सो आफ्टर गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी liable to have dismissed his petition are rejected by court so moto or a party may apply the order to that effect and court may। ठीक है, वो आपका ये प्लेंटिव की बात हो रही है कि प्लेंटिव एड्रेस नहीं बताता तो उसका सूट डिसमिस हो सकता है, कोर्ट कर सकती है, कोर्ट उसका सूट भी डिसमिस कर सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे वो बताता है डिफेंस का कि जी अगर वो एड्रेस 11 में बताया गया कि जी वो उसको कहा जाएगा कि आप अपना एड्रेस बताएं। ठीक है, आप अपना एड्रेस बताएं, एड्रेस आके बताएगा। ठीक है, और एड्रेस जो है एड्रेस बाद में वो जो है उसके एड्रेस उसको पे या उसके वकील साहब को भी भेज जा सकती है। वो 25 कहता है कि जी आपका वो 24 कहता है कि वो एड्रेस अपना चेंज भी कर सकता है। ठीक है, एड्रेस चेंज भी कर सकता है। और 25 में था कि जी दूसरे मोड से भी उसको सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, अब 12 में बताता है कि जो वो एड्रेस देगा उस पर ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे। 12 में क्या कहता है, वेयर द पार्टी फेल टू फाइल एड्रेस फॉर सर्विस एज प्रोवाइडेड इन प्रीसीडिंग रूल, कि जब पीछे मतलब उसको कहा गया कि जी आप जब वो आएगा पेड़ होगा तो अपना एड्रेस बताएगा। अगर वो एड्रेस फाइल करने में एड्रेस बताने में नाकाम हो जाता है या नहीं बताता, ठीक है, तो जो पीछे कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू फाइल एड्रेस एंड इफ ही फेल टू डू सो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी, तो कोर्ट उसको बाद में एक दफा नहीं बताता, मतलब जवाब दावे के साथ अपना फर्द पता नहीं लगाता, तो कोर्ट उसको कहेगी कि जी आप अपना फर्द पता लगाएं। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी देगी। अगर उसके बाद भी नहीं लगाता तो क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू हैव हिज डिफेंस इफ एनी स्ट्रक आउट टू प्लेस्ड इन सेम पोजीशन इफ ही हैड नॉट डिफेंडेड। ठीक है, तो उसका जो डिफेंस का राइट होगा वो स्टक आउट हो जाएगा। ठीक है, और यही समझा जाएगा कि जी उसने खुद डिफेंड नहीं किया, उसने खुद डिफेंड नहीं किया, उसने जान के डिफेंड नहीं किया, ये कहा गया। ठीक हो गया, सिंपली उसको कहा गया कि आप अपना एड्रेस बताएं, वो एड्रेस नहीं बताता, गलत बताता है। ठीक है, तो कोर्ट उसको अपॉर्चुनिटी देगी, उसके बाद उसका राइट स्टक ऑफ हो जाएगा। जैसे कोर्ट इशू करती है समन के लिए, मतलब इश्यूज फ्रेम करने के लिए नहीं आता तो इश्यूज फ्रेम कर देगी, कोर्ट ये समझाएगी कि जो वो जान के अपना उसने डिफेंड नहीं किया। ठीक है, फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए नोटिस करती है, नहीं आता तो कोर्ट उसका राइट स्टक ऑफ करके डिसाइड कर देगी। तो ये समझा जाएगा जैसे उसने अपना राइट खुद डिफेंड नहीं किया। आगे कहता है जी आपका कोर्ट में पास ऑर्डर अंडर सब रूल, अंडर सब रूल। ठीक है, सो मोटो और एप्लीकेशन ऑफ पार्टी के कोर्ट जो ये ऑर्डर है, ठीक है, सब रूल 1 का जो 1 मतलब उसको राइट स्ट्रक ऑफ कर देगी और डिसाइड कर देगी, तो कोर्ट ये सो मोटो भी कर सकती है और आपका ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी भी कर सकती है, एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी भी कर सकती है।
ठीक हो गया। आगे जी 8-13, 8-13 ये आपका 8-13 रेड विद है, पीछे हमने पढ़ा था वो कौन सा है, पीछे हमने कौन सा पढ़ा है, सर 26। हाँ जी 26, वेरी गुड। 7-26, ठीक है कि जी लीगल अब सारा सेम है, सिर्फ प्लेंटिफ की जगह डिफेंडर लिखा गया है। ठीक है कि क्या है कि जी अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आपका डिफेंडेंट को मतलब डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो तो उसके लीगल हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपका पार्टी बनाया जाता है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पीछे 2:11 में बताई गई है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो लीगली उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करें या जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हों या जिन पर उनकी प्रॉपर्टी का राइट डिवॉल्व होता है, वो 3 चीजें बताई गई हैं। अब उनको क्या किया जाएगा, पार्टी बनाया जाएगा। कहता है इन एवरी सूट, कहता है इन एवरी सूट ऑफ नेचर रेफर्ड इन रूल 4, रेफर्ड इन रूल 4, ठीक है, इन एवरी सूट ऑफ नेचर रेफर्ड इन रूल 4 आर्डर, रूल 4 आर्डर 22, रूल 4 आर्डर 22 भी क्या कहता है, वो ये बताता है आपका इन केस ऑफ डेथ या मैरिज, ठीक है, या इंसॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या है, आर्डर 22 आपका इन केस ऑफ डेथ है, ठीक है, इन डेथ, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ है कि तो क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट शैल बी अकम्पेनीड बाय द स्टेटमेंट गिविंग एज गिविंग गिविंग ए नेम, गिविंग अब यहाँ पे वो बताता है स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट में क्या होगा, पहला वो बताता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ बी डिफेंडेड, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ बी डिफेंडेड मे बी मेड पार्टी टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब ये पहले बता रहा है, ठीक है, अब ये पहले बता रहा है कि जी ये उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, जो कि आप हम अमेंडमेंट आई है 2018 में, तो वो हम पहले लाजमी लगाते हैं, पहले ऐसा होता था कि जब डेथ होती थी फिर वहां पे लगाते थे, अब हम पहले लगाते हैं, हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही लगाएंगे ये लिस्ट वार्स ऑन, इसको कहते हैं लिस्ट वार्स ऑन। आगे कहता है दी नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिफेंडेंट शैल इंटीमेट टू द फैक्ट ऑफ कोर्ट furnish the court the names and particulars and address of legal representative may mark the application of for legal representative to be made party। अब वो बी में बताया रहा है कि जी कोई ऐसे पर्सन का नाम बताया जाएगा जो कि शैल इंटीमेट द फैक्ट टू कोर्ट, कि वो डेथ के बारे में बताएगा कि जी आपका ये बंदे की डेथ हो गई है। अब यहाँ पे वो मतलब कौन बताएगा, यहाँ पे हम प्लेंटिफ आके बता देता है या उसके काउंसिल आके बता देते हैं, तो उसके साथ आप जब दावा जवाब दावा देंगे तो जवाब दावा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने लीगल लिस्ट वारसान लगाएंगे, उसके बाद वो बता एक और बंदे का भी नाम लिखेंगे जो कि कोर्ट को बताएगा कि जी अगर डेथ हो जाती है तो कोर्ट को आके बताएगा इस फैक्ट के बारे में कि जी डेथ हो गई है, डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, और उसके लीगल वारसान के नेम और एड्रेस ये है, ठीक है, उनके लीगल वारसान के नेम और एड्रेस ये है। ठीक हो गया। आगे कहता है डिफेंडेंट, पहले में क्या था
कि जब जवाब दावा देंगे तो उसके साथ स्टेटमेंट आप लगाएंगे कि जी वारसन ये होंगे, और इन वारसन का जो अगर कोई डेथ होती है तो इन वारसन के बारे में ये पर्सन कोर्ट को बताएगा, ये पर्सन कोर्ट को बताएगा। आगे कहता है अ डिफेंडेंट में एट एनी टाइम फाइल इन कोर्ट an amended list of presumptive representative presumptive representatives। ठीक है, अब कहता है कि जी डिफेंडेंट जो है वो आपका एक प्रिजम्पटिव रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट देगा, वो किसी भी टाइम दे सकता है। अब प्रिजम्पटिव रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जिनको प्रिज्यूम किया जाता है कि जी इन केस ऑफ डेथ ये पर्सन आपके पार्टी हो सकते हैं। अब ये प्रिजम्पटिव रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? देखें कि जी अभी वो आपका मतलब जो डिफेंडेंट है वो जिंदा है, अभी उसके 3 बच्चे हैं, हो सकता है कि जी उसकी डेथ से पहले बच्चे की डेथ हो जाए, 1-2 की डेथ हो जाए, या उसकी डेथ से पहले 1-2 बच्चे पैदा हो जाएं, तो वो क्या होगी? वो प्रिजम्पटिव होगी। अब भी हम जो कोर्ट में एविडेंस मतलब जब सूट फाइल करते हैं तो हम प्रिजम्पटिव हम रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, प्रिजम्पटिव लिस्ट दे देते हैं कि जी हम मतलब उनके बच्चे 5-4 होते हैं तो हम 1-2 का नाम दे देते हैं। वो क्या होती है? प्रिजम्पटिव होती है। जो फाइनल होती है, फाइनल इन केस ऑफ डेथ होती है, फाइनल इन केस ऑफ डेथ होती है। ठीक है, डिफेंडेंट जो है किसी भी स्टेज पे वो आपकी दे सकता है, आपकी फाइल दे सकता है कि वो ये प्रिजम्पटिव लिस्ट है। ठीक है, ये प्रिजम्पटिव लिस्ट है। ठीक हो गया। बी में कहता है नॉमिनेट अनदर पर्सन इन प्लेस ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड इन क्लास बी। सब रूल सब रूल। अब कहता है कि कोई और नाम भी दे सकता है। ठीक है, कोई और नाम भी दे सकता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ये ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट को बताएगा कि जी ये पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, इसका नाम भी वो चेंज कर सकता है, इस जगह पे वो डिफेंडेंट जो है कोई और नाम भी दे सकता है। ठीक है, कोई और नाम भी दे सकता है। आगे कहता है आपका a nomination made under class B of sub rule 1 shall unless varied under class B remain in force throughout the pendency of suit in and any proceeding arising therefrom including appeal review revision। आप जो एक दावे में एप्लीकेशन, आप जो एक मतलब दावे में आप लिस्ट वारसन देते हैं, ठीक है, आप जो एक सूट में लिस्ट वारसन देते हैं तो वो सूट में भी चलती है। उसके बाद उस सूट के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग आती है, मतलब सूट डिक्री हो गया तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी अपील करेगी। ठीक है, अगर अपील नहीं बनती तो दूसरी पार्टी रिवीजन करेगी, रिवीजन नहीं बनती तो रिव्यू करेगी, या सेम पार्टी कोई जो है वो भी अपील रिव्यू रिवीजन कर सकती है। ठीक है, अगर डिसमिसल हो जाता है तो जो सूट में आपने आप रिटन स्टेटमेंट दी थी, आपने वो दी थी आपके लिस्ट वारसान दी थी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दी थी, वही आगे भी चलेगी, वही आगे भी चलेगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।